हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्स को समझना। तो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिवर्स का ओरिजिन थ्योरी। क्या क्या थ्योरी है समझते हैं। सबसे पहले है आपका सबसे पहले है गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी और नेबुलर थ्योरी। कभी भी कांट का आपका गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी सुनने को मिले या लेप्लास का नेबुलर थ्योरी सुनने को मिले तो दो ही चीज़ है। जो कांट है वो कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स है, बट एक्चुअल में जो लेप्लास और कांट का थ्योरी है वो सोलर सिस्टम के डेवलपमेंट को दिखाया है। ठीक है। एक्चुअल में कांट क्या कह रहे हैं, कांट कह रहे हैं कि पहले कुछ नहीं था। पहले देर इज ए कोल्ड गैसियस क्लाउड्स। ओके। सो उसमें कोलिजन्स होता है और उसके बाद वो हीट जनरेट करता है। देर इज ए मासिव rotating hot cloud that is called nebula that has been created, और उसके बाद वो हीट लूज करता है और सब बीच में जाके श्रिंक करते हैं और प्लैनेट्स और उनका सिस्टम बनता है। दैट इज द थ्योरी ऑफ कांट। हाँ, बट लेप्लास ऐसा कहते हैं कि वो जो घूम रहा था ना, जो कांट कहें कि टकराने के बाद घूमना स्टार्ट किया, बट लेप्लास बोलते हैं कि पहले से घूम रहा था। अब पहले से घूम रहा था तो वो एनर्जी लूज करते जा रहा था, एनर्जी लूज करते जा रहा था, तो वो बीच में फिर जाके कोलैप्स हुआ, फिर वो प्लैनेट बना। तो आप कांट का समझ गए, लेप्लास का समझ गए। बिग बैंग थ्योरी जो लिमिटर बोला है, वो बोला है कि जो यूनिवर्स था पहले एक सिंगल पॉइंट सिंगुलैरिटी था, उसके बाद से एक्सप्लोड हुआ और उसके बाद से ही टाइम स्पेस मैटर क्रिएट हुआ। ठीक है। अब एक स्टेडी स्टेट थ्योरी है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो क्वांटिनम जो अ, या क्वांटिनम मेंटेन करने के लिए देर इज द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार कीप ऑन हैपनिंग। सो ये स्टेडी स्टेट थ्योरी था। ठीक है। अब यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अब देखो इसमें क्या क्या समझना है। नेबुला, ठीक है, ठीक है, कांट लेप्लास हो गया। पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ का ओरिजिन जस्ट ए स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल कोलैप्स है किसी मैसिव नेबुला पे। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा। एक्चुअल में समझिए कि एक पॉइंट है सिंगुलैरिटी का, दैट इज एन एक्सट्रीम डेंस पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन उसमें मासिव बिग बैंग हुआ। जैसे ही उसमें मैसिव बिग बैंग हुआ तो सारे और देयर इज ए सेंस ऑफ मैटर, ग्रेविटी, एंड दैट मींस ग्रेविटी अभी क्रिएट नहीं हुआ बट मैटर एक्सपेंड हो गया। ठीक है। अब उसके बहुत साल बाद, बहुत साल तक डार्क एज रहा। तो पहला, लाइक यू कैन से द पार्टिकल्स क्रिएटेड, तो पहले क्या बना आपका, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और डार्क मैटर क्रिएट हुआ। ठीक है। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि उस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल क्रिएट हुआ, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन बिगिन हुआ। अब एक्चुअल में लाइट उसी क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में घूम रहा था, इसलिए हम लोगों को भी कुछ नहीं दिख रहा था। फिर क्या हुआ होता है कि कुछ साल के बाद जैसे ही पहला एटम बनता है, ठीक है, पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स बना। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ही टकरा रहा था लाइट, तो लाइट फ्री नहीं हो रहा था, तो फिर एक एटम बनता है। ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन एटम बनता है तो लाइट फ्री होता है। तो वो जो लाइट उस समय फ्री हुआ था वो आज तक हम लोग देख पाते हैं इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है। तो वही हम लोग कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन है। ठीक है। ये हम लोग जेम्स JWT टेलीस्कोप से देखते हैं। ठीक है। ठीक है, एक चीज है। और उसके बाद क्या हुआ, तो फर्स्ट लाइट आने के बाद भी बहुत समय तक डार्क एज रहा। उसके बाद आपका ग्रेविटी क्रिएट होता है और ग्रेविटी के आने के बाद से उस मैटर से स्टार्स बनता है। ठीक है। स्टार्स बनता है, गैलेक्सी बनता है, और फिर देयर इज अ सेंस ऑफ एंटी ग्रेविटी आल्सो, कि यूनिवर्स को जो एक्सपेंड कर रहा है दैट इज कॉल्ड एंटी ग्रेविटी। ठीक है। तो बिग बैंग हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। सोलर सिस्टम बना है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। सन सेंटर बनता है, प्लैनेट उसके चारों, दिस इज नेबुलर हाइपोथेसिस, तो फिर वैसे काम करेगा। ठीक है। अब रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट से क्या पता चल रहा है कि जो हम लोग से दूर जा रहा है वी फाइंड आउट यूजिंग द रेड शिफ्ट, जो हमारे सामने आ रहा है दैट वी अंडरस्टूड यूजिंग द ब्लू शिफ्ट। ठीक है। कि अर्ली यूनिवर्स सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम से था, ये चीज हम लोग को समझना होगा कि बाकी का जो एलिमेंट है वो स्टार्स के अंदर कुक हुआ है। ठीक है।
नेबुला वर्सेस बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, समझ गए, ये भी समझ गए, आप लोग समझ गए होंगे कि सीएमबीआर जो है इज अ स्मोकिंग गन फॉर द बिग बैंग। ठीक है। ये सीएमबीआर से हम लोग को क्या पता चलता है कि एक सिंगुलर पॉइंट रहा होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम लोग को हर तरफ से उसको देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो बात है डेंसिटी को लेके, अगर बिग बैंग मॉडल समझे तो क्योंकि एक्सपेंड हुआ तो डेंसिटी घटना चाहिए जैसे जैसे, बट स्टेडी स्टेट थ्योरी बोलता है कि डेंसिटी सेम रह रहा है क्योंकि न्यू मैटर भी क्रिएट होते जा रहा है। ठीक है। अब समझते हैं गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी एक्चुअल में क्या है? गैलेक्सी एक्चुअल में स्टार्स, स्टेलर रेमनंट्स, इंटरस्टेलर गैस, गैस, डार्क मैटर, वो सारा का जो एक कॉम्बिनेशन है जो ग्रेविटी से बाउंड है, दैट इज द गैलेक्सी। ठीक है। मिल्की वे अपना गैलेक्सी का नाम है, वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है। उसका एक आर्म है जिसको ओरियन आर्म बोलते हैं। हब्बल ट्यूनिंग फोक, मतलब हब्बल बताए हैं कि कितने टाइप के गैलेक्सी हो सकते हैं। एक स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल गैलेक्सी एक तरह से यंग काइंड ऑफ गैलेक्सी है। उसमें नेबुलर गैस बहुत मतलब गैसियस मैकेनिज्म होते रहते हैं, मतलब उसमें स्टार्स फॉर्मेशन होते रहते हैं। जैसे इलिप्टिकल, तो इलिप्टिकल गैलेक्सी, तो इलिप्टिकल टाइप ऑफ गैलेक्सी होता है जिसमें अब गैसियस स्पेस कम रहा है, उसमें ओल्ड स्टार है, रेड स्टार, बड़ा स्टार सब है उसमें, अब कोई नया स्टार फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए बीच का कोई स्टेट है, उसको लेंटिकुलर स्टेट बोलते हैं। देयर इज एन इरेगुलर शेप ऑफ गैलेक्सी आल्सो। और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है। अब एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई एक्चुअल में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं। ऐसे तो सारे गैलेक्सी के बीच में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं, बट ये जो ब्लैक होल है दैट यू कंसीडर एज लाइक एन एक्टिव वन। ओके। अब इसमें गैस स्टार सब फिल होते रहता है, तो वो हिट होता है और ब्राइटली ग्लो करता है, और उसके चारों ओर एनर्जी भी एक्सपैंड करता है। दैट इज द वर्क ऑफ द एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर। अब क्वाजर्स क्या है? क्वाजर बहुत सारा टाइप का एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है, जैसे कि आपका सेफर्ट हो गया, ब्लाजर हो गया, और एक हो गया आपका क्वाजर्स। तो क्वाजर जो है मोस्ट ल्यूमिनस टाइप है। वो बहुत ही शुरुआती समय के यूनिवर्सेस में आपको दिखेगा। ठीक है। तो इस देखिए, अब लाइन बाय लाइन हम लोग समझते जाते हैं। अब इस वाले लाइन का क्या मतलब है? इसके मतलब है कि इलिप्टिकल गैलेक्सी है वो पुराना होगा क्योंकि उसमें अब स्टार फॉर्मेशन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। सेंटर ऑफ यूनिवर्स, कोई सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ये हम लोग को पता है। ब्लैक होल है कि सारे ही गैलेक्सीज में ब्लैक होल होता है, बट कुछ ही ब्लैक होल जो होता है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर होता है। जैसे अपना जो मिल्की वे का है वो आपका शांत है। ठीक है। एंड्रोमेडा है, क्या होता है कि कभी कभी यूनिवर्स तो एक्सपेंड कर रहा है, बट मान लीजिए अपना गैलेक्सी इज लाइक मोर हेवियर और क्लोज होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, तो वो अपने पास आ रहा है। ठीक है। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म मतलब कि एक दूसरे को सारा गैलेक्सी एक दूसरे में टकराते टकराते रहता है, इरेगुलर गैलेक्सी बनता है। ठीक है। अब डार्क मैटर का क्या काम है? डार्क मैटर एक्चुअल में, हाँ, एक ग्रेविटेशनल ग्लू की तरह काम करता है। कि मान लीजिए कि जो गैलेक्टिक सिस्टम है, ठीक है, और जो प्लैनेट्स और सन्स स्टार का सिस्टम, उसका मास उतना ज्यादा नहीं है कि वो उस फैब्रिक में टिके। तो देयर इज कम सम काइंड ऑफ थ्योरीज लाइक देयर सर्टेन डार्क मैटर, तो वो मास को बैलेंस करने के लिए। ठीक है। फीडबैक लूप्स हो गया कि जो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिया है वो फीडबैक लूप भी है। मान लीजिए कि आपका एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिया है कोई गैलेक्सी के बीच में, तो वो क्या करेगा कि समय समय पे गैस रिलीज करेगा। दैट गैस इटसेल्फ इज लाइक द सोर्स फॉर दैट स्टार फॉर्मेशन। और समटाइम वो इतना एनर्जी रिलीज करेगा कि वो सारा कॉस्मिक गैस क्लियर कर देगा। तो एक तरह के बाद अब वो गैस खत्म हुआ तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चेंज हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है। और ठीक है, जब क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि बिग बैंग थ्योरी और नेबुलर हाइपोथेसिस में अंतर समझ गया। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स का थ्योरी है, नेबुलर हाइपोथेसिस आपका सोलर सिस्टम का थ्योरी है। सीएमबीआर स्मोकिंग गन क्यों बोलता है? क्योंकि स्मोकिंग गन, क्योंकि ये पहला लाइट वहां से रिलीज हुआ था और सारे डायरेक्शन में हम लोग देखने को मिलता है, ये चीज है। स्टेडी स्टेट थ्योरी है कि भाई एक्सपैंड हो रहा है, साथ में मास भी जनरेट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हब्बल ट्यूनिंग फॉर्क हम लोग समझ गए। स्पाइरल गैलेक्सी होगा, इलिप्टिकल होगा आपका, इरेगुलर शेप का होगा, फिर इस टाइप का होगा। रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट समझ गए हैं हम लोग। ठीक है, ये सब हो गया हो गया हो गया। अब स्टार्स का फॉर्मेशन बेसिक समझ लेते हैं कि क्या हुआ होगा। कि आप समझ गए कि वो वहां तक का प्रोसेस समझ गए कि फर्स्ट एटम बना, लाइट रिलीज हो गया है। अब हमारे पास हाइड्रोजन हीलियम आ गया है, ठीक है, मार्केट में। अब हाइड्रोजन हीलियम है, अब वो नेबुला बन गया है, मासिव क्लाउड है हाइड्रोजन हीलियम का। ठीक है। अब ये जो नेबुला है दैट इज लाइक नर्सरीज फॉर क्रिएटिंग स्टार। तो जब प्रोटोस्टार क्या होता है कि जब ग्रेविटी के वजह से ये जो क्लाउड होता है वो कोलैप्स हो जाता है, तो जो
जब वो कोलैप्स होगा ग्रेविटी के वजह से तो वो मासिव हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो वो हीट अप होने के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया। मतलब अगर नेबुला में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया तो वो प्रोटोस्टार बन गया। ठीक है, प्रोटोस्टार बन गया। अब न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे ही स्टार्ट हुआ, आप समझिए कि वो बर्थ स्टार का बर्थ हो गया। अब दो चीज हो रहा है, एक तो जो क्लाउड है वो ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो रहा है, दूसरा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब ये दोनों ही स्टार के प्रेशर को इक्विलिब्रियम बनाते हैं, तो इस समय जो स्टार बनेगा वो पॉपुलेशन 3 का स्टार होता है। ठीक है, पॉपुलेशन 3 का स्टार होगा। अब पॉपुलेशन 3 का स्टार कैसा होता है? ये जो पॉपुलेशन 3 का स्टार है वो लाइक बहुत बड़ा मैसिव स्टार होता है। ये थियोरेटिकल है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि दे आर मैसिव, एक्सट्रीमली हॉट और शॉर्ट लिव्ड। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसमें ब्लास्ट होता है जो पॉपुलेशन 3 का स्टार में, कि वो सारे ही सारे यूनिवर्स को आयोनाइज कर देता है। ठीक है, ये भी समझना है कि जो अपना सोलर सिस्टम है वो पॉपुलेशन 1 का सिस्टम है, पॉपुलेशन 3 से बना पॉपुलेशन 2। अब पॉपुलेशन 2 मेटल पुअर होगा, पॉपुलेशन 1 में मेटल होगा। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन 3 के जो रेमनेंट्स है उससे आपका पॉपुलेशन 2 बनता है। और उसके बाद उसमें स्लोअर इवोल्यूशन होगा, उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होता है। ठीक है, पॉपुलेशन 1 का इवोल्यूशन फास्ट होगा पर उसका लाइफ स्पेन छोटा होगा। ठीक है, ये सब चीज भी समझते जाते हैं साथ में कि देखो सबसे पहला जो स्टार होगा उसमें मेटल्स नहीं होगा, ये तो समझने वाली बात है। और इसके बाद ये है कि स्टार फॉर्मिंग प्रोसेस में ग्रेविटी का काम तो है ही, क्योंकि सारा मैटर कोलैप्स हुआ तभी तो ग्रेविटी की वजह से हीट जनरेट हुआ, स्टार क्रिएट हुआ। ठीक है, मैसिव मैसिव जो स्टार होगा वही एलिमेंट को फ्यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूजन में ही एलिमेंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, जो अपना स्टार है वो कार्बन ऑक्सीजन तक ही फ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो बिग बैंग होने के बाद लगभग 100 से 200 मिलियन साल बाद पहला स्टार इग्नाइट हुआ। ठीक है, ये चीज समझना है। और स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या होता है? स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस, क्योंकि अपना जो बॉडी है वो क्या है एक्चुअल में, एटम से बना। रो एटम कहीं ना कहीं आपका किसी स्टार डस्ट का पार्टिकल रहा होगा जो बना होगा। ठीक है, तो डेथ होता है, स्टार का डेथ होना, स्टार का क्रिएशन होना, वो एक यूनिवर्स का साइकिल चलते रहता है। ठीक है, अब इसमें डार्क मैटर हम लोग समझ गए। डार्क मैटर का बेसिकली काम क्या है? डार्क मैटर आपका ग्रेविटेशनल ग्लू है, क्योंकि अब समझिए बता क्या रहा है डार्क मैटर की, यूनिवर्स तो एक्सपेंड हो रहा है। अब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो केवल गैस के पास उतना ग्रेविटी नहीं है कि वो एक साथ रह सके और कोलैप्स हो। तो डार्क मैटर ही वो एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल पुल दिया है, ये चीज समझने वाला बात है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या क्या बता रहा है। स्टेलर नर्सरी, व्हाट आर द टू एलिमेंट्स में? हाइड्रोजन हीलियम था। फिजिकल प्रोसेस क्या क्या है? एक ग्रेविटी का, न्यूक्लियर फिजन का। प्रोटॉन जब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है तो प्रोटोस्टार स्टार बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम समझ गए हम लोग। पॉपुलेशन 3 का स्टार और अपना स्टार में पॉपुलेशन 3, पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 1। पॉपुलेशन 3 में बस हाइड्रोजन हीलियम होगा, पॉपुलेशन 2 का स्टार में भी ज्यादा मेटल पुअर होगा। ठीक है, बहुत कम हेवियर एलिमेंट होगा, छोटा छोटा एलिमेंट सब होगा। और जो मेटल पॉपुलेशन 1 का जो स्टार सब है उसमें मेटल रिच है। ठीक है, और आयरन तक बनने के लिए बड़ा मैसिव मैसिव चाहिए। ठीक है, लाइफ साइकिल क्या है स्टार का? देखिए अब हम लोग समझ गए हैं कि प्रोटो स्टार से स्टार बन गया तो वो मेन सीक्वेंस स्टार है। ठीक है, अब वो मेन सीक्वेंस स्टार से अब हम लोग को समझना है कि क्या होगा कि अब स्टार तो अपना लाइफ जीते रहेगा जब तक उसमें वो प्रोसेस हो रहा है, पर वंस दैट न्यूक्लियर फ्यूजन बंद होगा तो क्या होगा कि उसका जो कोर है वो कोलैप्स होने लगेगा। अब कोर कोलैप्स होगा तो उसका जो क्रस्ट है वो एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा तो वहां पे हीट होगा, और उसके वजह से जो उसका सरफेस है वो हीट अप होगा और वो आपका रेड जाइंट बन जाएगा। ठीक है, अब वो रेड जाइंट बनेगा। अब चंद्रशेखर लिमिट का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? चंद्रशेखर लिमिट बोलता है कि वो जो कोर कोलैप्स हुआ है, अगर उसका मास 1.44 सोलर मास से ज्यादा है, ठीक है, तब तो वो आपका ब्लैक होल बन जाएगा। अगर कम है तो या तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, आगे चल के ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। अब समझिए, अब जब हाँ, अब फ्यूजन खत्म हो गया है, अब अंदर अंदर कोलैप्स हो रहा है, उसका मास 1.44 सोलर मास से ज्यादा है, तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। वो जो डेथ होता है मैसिव स्टार का, दैट इवेंट इज कॉल्ड द सुपरनोवा। ठीक है, अब सुपरनोवा होता है तो उससे क्या होता है? यूनिवर्स में उस बहुत सारा जो हेवी एलिमेंट वो जो स्टार किया था वो फैल जाता है। ठीक है,
और जो प्लानिटरी नेबुला है वो जो छोटा मोटा स्टार जब मरता है तो वो प्लानिटरी नेबुला इजेक्ट कर देता है, ड्वार्फ में बन जाता है। ठीक है, आप समझ गए यहाँ तक। अब जो न्यूट्रॉन स्टार है बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार ही फिर ब्लैक होल बनेगा। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग को समझना है न्यूट्रॉन स्टार क्या है। न्यूट्रॉन स्टार हम लोग समझ गए, तो देखिए ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और फिर ब्लैक होल। इसका आपका सोलर मास, कोर का मास रह गया 1.44 से 3 टाइम पे सन का, तो न्यूट्रॉन स्टार होगा। तो न्यूट्रॉन स्टार एक्चुअल में क्या होता है कि वो पूरा न्यूट्रॉन से ही बना है। ठीक है, उसका स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फेरोमैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन स्टार का नाम है पल्सर। ठीक है, पल्सर बनता है। और वो पल्सर से क्या होता है ना कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बीम निकलता है फ्रॉम देयर मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, ऑब्जर्व्ड एज रेगुलर पल्सेस ऑफ रेडिएशन ड्यू टू द स्टार रोटेशन। तो समझ गए। रेड जाइंट, रेड जाइंट एक्चुअल में उसका सरफेस कूल होता है, कूलर एट द सरफेस होता है। ठीक है, पर उसका जो कोर होता है, क्योंकि कोर ही ना कोलैप्स हो रहा है, वो ऊपर तो ठंडा हो रहा है। ठीक है, ऊपर तो ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो ठंडा होके रेड हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझना है। गर्म होके रेड नहीं होता है, ठंडा होके रेड होता है, ये चीज समझना है। और और क्या है, व्हाइट डॉर्फ ब्लैक डॉर्फ समझ गए। आयरन का क्या बैरियर है कि आयरन है, आयरन बेसिकली एक तरह से सुपरनोवा होने के लिए क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए वो हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक बोल रहे हैं, वो जो थर्मोस्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस चल रहा था दोनों प्रोसेस का, उसमें अब आयरन आ गया। अब फ्यूजिंग कर, अब हाइड्रोजन हीलियम का फ्यूजन हो रहा तो ठीक है, अब आयरन को भी फ्यूज करना है, आयरन को फ्यूज करना है तो उसके लिए एनर्जी लगेगा। ठीक है, अब बट इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जो ग्रेविटी अंदर की ओर जा रहा है वही फ्यूजन आउटवर्ड की ओर लगा रहा है। अब जो फ्यूजन जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा उससे क्या होगा कि आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और जो ग्रेविटी है कोलैप्स कर देगा आपका स्टार को। ठीक है, ये चीज है। न्यूट्रॉन स्टार इतना डेंस होता है कि आप टी स्पून ले निकाल लीजिए न्यूट्रॉन स्टार का, पहाड़ का जितना वजन होगा। ठीक है, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है सब मर्ज हो जाएगा न्यूट्रॉन के साथ। ये चीज समझने वाला बात है। और केमिकल एनरिचमेंट सेंटर समझ गए हैं, कॉस्मिक क्लॉक समझ गए हैं, ग्रेविटी का एंट्रोपी का बात समझ गए हैं। टाइम डायलेशन होता है तो वहां पे ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स का बात चलेगा। ठीक है, मेन सीक्वेंस स्टार क्या होगा कि जब आपका ये कोर प्रोसेस करना बंद कर देगा, फ्यूजन करना बंद कर देगा। चंद्रशेखर लिमिट समझ गए हैं कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है कि भाई जो कोर का जो मास है बेटा, कोर का जो मास है लाडले, कि अगर 1.44 से कम है तब वो व्हाइट डवार्फ ब्लैक डवार्फ बनेगा, नहीं तो आपका न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, आयरन का समझ गए, प्लानेटरी नोबुला इजेक्ट करेगा, सुपरनोवा इजेक्ट करेगा, समझ गए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अ, अब ब्लैक होल के बारे में समझते हैं। ब्लैक होल हो गया कि वो स्टार जिसका मास 8 से 20 गुना था। ठीक है, 3 गुना से ज्यादा था, एक्चुअल में बोला जाता है कि 3 गुना से ज्यादा है, तो वो आपका ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, सुपरनोवा करते हुए वो फटता है, वो अपने ही कोर से कोलैप्स हुआ। तो अब क्या हुआ कि सिंगुलैरिटी एक पॉइंट आया ब्लैक होल का जहां पे इनफाइनाइट डेंसिटी है, जीरो वॉल्यूम है। ठीक है, जो मैटर है पूरा क्रश हो गया, तो ब्लैक होल का जो एक पॉइंट है सिंगुलैरिटी जहां पे इनफाइनाइट डेंसिटी है। ठीक है, इवेंट होरिजन है कि द पॉइंट ऑफ नो एस्केप, मतलब ब्लैक होल का वो पॉइंट जहां से किसी भी मैटर को वापस आना मुश्किल है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड इवेंट होराइजन। ठीक है, और इवेंट होराइजन ही हम लोग को दिखता है, और इवेंट होराइजन का जो रेडियस है वो श्वार्ज़शील्ड रेडियस है। ठीक है, अब अब सिंगल कोलैप्सिंग स्टार है तो स्टेलर मास ब्लैक होल बनेगा, और सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो खा खा के बड़ा हो गया, सुपर मैसिव ब्लैक होल हो गया। और इंटरमीडिएट ब्लैक होल भी है बहुत सारा। ठीक है, जो इवेंट होरिजन टेलीस्कोप है वो M87 और सजिटेरियस का फोटो लिया है। ठीक है, इनफाइनाइट मास नहीं होता, मास फाइनाइट होता है, डेंसिटी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, हम लोग एक रिसेंट डिस्क देखते हैं, इवेंट होराइजन के चारों ओर जो डिस्क देखते हैं ना, उसी का फोटो आता है। स्पेगिटिफिकेशन क्या होता है एक्चुअल में कि जब ब्लैक होल सुपर आपका इसके इवेंट होराइजन के सामने आइएगा तो उसी के समय टाइडल फोर्स इतना स्ट्रांग होगा कि आप पहले ही स्ट्रेच हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को निचोड़ देगा पूरा। ठीक है, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स क्या है? तो देखिए क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच में हर्ट ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हो रहा है, मतलब जो ब्लैक होल के अंदर गया वो खत्म नहीं हुआ। बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोल रहा है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोल रहा है कि नहीं, उसके अंदर जाने पे खेला खत्म हो रहा है। तो ये चीज है, एक बार हॉकिंग रेडिएशन क्वांटम मैकेनिक्स की ओर जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं भाई,
जो एक्चुअल में ना वो ब्लैक होल कुछ समय के बाद वो निकालता है, ठीक है, इवेंचुअली इवोपरेट करता है, तो वो जो रेडिएशन है वो हॉकिंग रेडिएशन के नाम से बताया जा रहा है, ठीक है। टाइम डायलेशन दिखता है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वहां दिखता है कि ऑब्जर्वर के हिसाब से आप देखिएगा तो जो ब्लैक होल के अंदर जा रहा है उसका टाइम डायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक होल रिसर्च से हम लोग को क्या पता चलता है, स्पेस टाइम का फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग पता चलता है, ठीक है। अब ब्लैक होल आपस में टकरा रहा है तो ग्रेविटेशनल वेव निकल रहा है जो कि लीगो विर्गो इस सबसे डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये चीज समझ गए। और आपका इवेंट होराइजन समझ गए हैं, सिंगुलैरिटी पॉइंट समझ गए हैं। सिंगुलैरिटी क्या है, जो डेंस पॉइंट है जहाँ इनफाइनाइट डेंसिटी है, मास फाइनाइट है, वॉल्यूम इनफाइनाइट है, ठीक है, नो वॉल्यूम, जीरो वॉल्यूम है, सॉरी। और ऑब्जर्वर इफेक्ट समझ गए कि टाइम डायलेशन हो रहा है, कि अगर आप सेफ डिस्टेंस से आपका दोस्त ब्लैक होल के अंदर गिरते हुए दिख रहा है तो जो टाइम है वो उसके लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक होल लाइट इमिट नहीं कर रहा तो पता कैसे चल रहा है, ब्लैक होल बहुत चीज से पता चल रहा है हम लोग को। एक रिसेंट डिस्क से पता चल रहा है, जो एक्सरे गैस एक्सरे टेलीस्कोप सबसे हम लोग खोज रहे हैं, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से पता चल रहा है, ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट कर रहा है उससे पता चल रहा है, ठीक है। और हॉकिंग रेडिएशन समझ गए हम लोग, ठीक है। सोलर सिस्टम के बारे में समझे तो अपना जो किस टाइप का सीक्वेंस स्टार है सन, एजी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, ठीक है। तो अपना सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर वो बना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जो सन की इस साइड जो प्लैनेट है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ठीक है। और मार्स के बाद एक देयर इज ए कोपियर बेल्ट है, उसके बाद आपका ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद, सॉरी कोपियर बेल्ट बोल रहे हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद आपका जोवियन प्लैनेट है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, मार्स उधर है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट आपका मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है। कुपियर बेल्ट लास्ट में है, जो नेपच्यून के बाद है, आइसी बॉडीज और प्लूटो कुपियर बेल्ट में है, ठीक है। कुपियर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड, ऊर्ट क्लाउड जो है एक्चुअल में वो सोर्स है कोमेट्स का, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट क्यों है प्लैनेट उसका भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। गोल्डी लॉक जोन्स क्या है कि स्टार से स्पेसिफिक डिस्टेंस में जहाँ पे हैबिटेबल जोन क्रिएट हो, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट विनस है। आपका वीनस और यूरेनस यही दोनों काउंटर क्या बोलते हैं, बाकी सब आपका वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, ये बेचारा ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। बाकी सब काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। हाँ, जो आगे का जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है उसका डेंसिटी ज्यादा है, पीछे वाला का डेंसिटी कम है, लीस्ट डेंस प्लैनेट सैटर्न है, ठीक है। एस्ट्रॉयड और कोमेट में क्या अंतर है, एस्ट्रॉयड ब्रोकी और मेटेलिक है, जबकि जो कोमेट है आइस डस्ट फ्रोजन गैस से बना है, ठीक है। और सोलर सिस्टम का फॉर्मेट तो दोनों के बीच में एक फ्रोस्ट लाइन है, फ्रोस्ट लाइन है कि वो फ्रोस्ट लाइन से इधर आएगा तो वो जो आइस सब वगैरह है वो पिघल जाएगा। तो एक लाइन है जिसके इस साइड तक ही वो रॉक और मेटल स्टेट में रह सकता है, इसके इधर तरफ आइस एक्युमुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो प्लानिटरी डिफेंस समझ गए, इंटरप्लानिटरी मिशन समझ गए हम लोग। नेबरहुड का क्या कंडीशन है कि वेनस होता है मर्करी से, क्योंकि उसका बोलिएगा तो एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। प्लानिटरी गिफ्ट लिस्ट थ्री फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जोवियन प्लैनेट। तो ये रॉकी है, ये आपका गैसियस प्लैनेट है, ये डेंस है ज़्यादा, ये डेंस नहीं है। ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें ज़्यादा मून्स है, ये बोल सकते हैं। वेनस यूरेनस का रोटेशन एनोमली है। एस्ट्रॉयड बेल्ट जान गए, कोपर बेल्ट जान गए। प्लूटो का मैं देखिए प्लैनेट बनने का तीन ही कारण, एक तो पहला है कि आपका ऑर्बिट क्लीन होना चाहिए। तो दिक्कत था ना कि जो प्लूटो जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसी ऑर्बिट में और भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो वो या तो आप प्लूटो को इतना बड़ा होना चाहिए था कि प्लूटो उसको अपना स्टार मतलब ये बना ले, मून बना ले या कुछ बना ले, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। प्लूटो को उस कंडीशन से प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया, ठीक है। तो फ्लोट कर सकता है कि आप ये सारा ही प्लैनेट जो आपका इधर से ले लीजिए, सन का ऑर्बिट करता हो, स्फेरिकल शेप हो ग्रेविटी की वजह से, और ऑर्बिट क्लियर करें, ठीक है। सैटर्न फ्लोट कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोस्ट लाइन समझ गए हैं। अब सन के बारे में समझा जाए तो सन क्या है, सन का जो एनर्जी सोर्स है फ्यूजन का ही सोर्स है। तो सन का कोर अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो देखिए कोर है, कोर के ऊपर रेडिएटिव जोन होगा, रेडिएशन से जो एनर्जी निकला वो रेडिएटिव जोन तक पहुंचेगा। कन्वेक्शन जोन है कि
हॉट गैस के मूवमेंट से जो जो ये एनर्जी मूव हुआ वो कन्वेक्शन जोन तक पहुंचा, ठीक है। जो विजिबल सरफेस है वो आपका फोटोस्फेयर है, ठीक है। जो अर्थ से हम लोग देखते हैं सन का, वो फोटोस्फेयर है, ठीक है। और फोटोस्फेयर से ऊपर जो प्लाज्मा का एक लेयर बनेगा, दैट इज क्रोमोस्फेयर, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, वो है कोरोना, दैट इज अराउंड लाइक 1 to 2 million डिग्री सेल्सियस, ओके। तो फोटोस्फेयर से ज्यादा गर्म आपका कोरोना है ड्यू टू प्लाज्मा हीटिंग, ठीक है। 1 to 2 million डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्योंकि देखिए फोटोस्फेयर के ऊपर ही ना थिन लेयर प्लाज्मा क्रोमोस्फेयर का। अब सनस्पॉट क्या है कि जो ठंडा ठंडा एरिया है फोटोस्फेयर पे, ठीक है, वो मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से कूल हो गया है, ठीक है, तो वो सनस्पॉट्स है, ठीक है। सोलर विंड क्या है? सोलर विंड एक्चुअल में जो चार्ज पार्टिकल्स है जो कोरोना से स्पेस में निकल रहा है, कोरोना से निकल रहा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कोरोना आपका आउटर मोस्ट सरफेस है, उससे निकल रहा है, दैट इज दी सोलर विंड, ठीक है। अब सन स्पॉट समझ गए? ये जो सोलर ईयर, 11 साल का सोलर ईयर होता है जिसमें सन एक्टिविटी चेंज होता है, ठीक है। सोलर कांस्टेंट है 1361 वाट पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है। अब सन स्पॉट समझ गए और सोलर ईयर समझ गए, सन ये सब समझ गए। तो सोलर विंड हम लोग समझ गए कि निकलता है इसमें से। अब देखिए सोलर फ्लेयर है, ठीक है, सोलर फ्लेयर है, सोलर विंड है, ठीक है। तो जो सोलर फ्लेयर है, इसे समझना है। सोलर फ्लेयर जो है वो कोरोनल मास इंजेक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अ, वो कोरोनल मास इंजेक्शन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ट्रेमेंडस एक्सप्लोजंस है जिससे एनर्जी निकला ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो सोलर फ्लेयर है, ठीक है। तो एनर्जी बस निकला है विद ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सोलर फ्लेयर है। और जो चार्ज पार्टिकल निकला है कोरोना से, दैट इज द सोलर विंड, कंटिन्यूअस स्ट्रीम। सोलर फ्लेयर और सोलर विंड में अंतर समझ गया। सोलर विंड एक तरह से कंटिन्यूअस स्ट्रीम है चार्ज पार्टिकल्स का, बट कि सोलर फ्लेयर जो है ना, सोलर फ्लेयर एक तरह से समझिए कि सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है विथ मैग्नेटिक फील्ड, वो सोलर फ्लेयर हो गया, ठीक है। सनस्पॉट समझ गए, सोलर साइकिल समझ गए, आदित्य एल1 समझ गए। और टेम्परेचर का है कि कोरोना सिग्निफिकेंट हीटिंग कैसे हो गया? कोरोनल हीटिंग की वजह से, ठीक है। सन, ऐसे में सन, फोटोस्फेयर वो है जो विजिबल है लाइट के, ये सन इंटायर प्लाज्मा है, ठीक है। ये चीज समझ गए। न्यूक्लियर फ्यूजन समझ गए। सनस्पॉट रिलेटिवली कूलर होगा, ठीक है, इस तरह से। स्पेस, सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इंजेक्शन समझ गए। सोलर कोरोनल मास इंजेक्शन और सोलर फ्लेयर अलग अलग एक जैसा ही है, ठीक है। बट वो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स ला सकता है अर्थ पे, सेटेलाइट को, ग्रिड को, जीपीएस कम्युनिकेशन को डैमेज कर सकता है, ठीक है, सोलर फ्लेयर। और सोलर कांस्टेंट समझ गए कि सन्स एनर्जी आउटपुट वेरीज डायरेक्टली विद मॉडर्न क्लाइमेट चेंजेस, ओके। तो सोलर कांस्टेंट है कि इतना एनर्जी मिल रहा है, हर मीटर स्क्वायर में 1361 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। मेल्कोनोविच साइकिल है, लाइक L1 L2 ट्रिपल वाई पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो क्यों फोटोस्फेयर ठंडा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि मैग्नेटिक एक्टिविटी के कारण कुछ कुछ एनर्जी बाहर आते जा रहा है, जिसकी वजह से वो फोटोस्फेयर और कोरोना ज्यादा गर्म हो जाता है, ये कारण बताया है। सोलर ईयर 11 साल का होता है। सोलर मैक्सिमा होता है जिसमें ज्यादातर सोलर सनस्पॉट दिखे, ठीक है। हेली साइकिल के 22 साल के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं। 11 11 साल का होता है सोलर साइकिल, ठीक है। और सोलर इक्लिप्स के समय हम लोग को कोरोना ही दिखता है, ठीक है, ऐसे हम लोग को फोटोस्फेयर दिखता है, ठीक है। ये चीज है। मून फोटोस्फेयर को ब्लॉक कर देता है और कोरोना दिखता है, जो कोरोना डी में देखो फोटोस्फेयर विजिबल, ठीक है। L1 समझ गए, L1 पॉइंट। और न्यूक्लियर फ्यूजन समझ गए हैं। मैग्नेटोस्फेयर, अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है कि अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर है, जो अर्थ का लिक्विड आउटर कोर की वजह से बना है, वो सोलर विंड को डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और ओजोन लेयर सोलर विंड से नहीं बचाता, ओजोन लेयर इससे बचाता है, ठीक है। उसके बाद सोलर टेरेस्ट्रियल लिंक, ठीक है। हेलियोस्फेयर क्या हो गया? The heliosphere is the giant bubble inflated by the solar wind that protects our entire solar system. तो एक हेलियोस्फेयर है कि जिस सन का जो इन्फ्लुएंस है कि एक सोलर giant bubble inflated by solar wind that protects our entire solar system for harsh interstellar, तो इंटरस्टेलर रेडिएशन से बचा रहा है सन का रेडिएशन, ठीक है। इसे समझना होगा।
अर्थ का एवोल्यूशन के लिए क्या समझना है कि अर्थ एक बैरन प्लैनेट था, ठीक है। उसमें भी सोचिए वही होगा। आप एक सन से अलग हुआ, उसमें हाइड्रोजन हीलियम का एटमॉस्फेयर होगा। अब जैसे जैसे अर्थ ठंडा हुआ तो जो हेवी मेटल है वो नीचे की ओर गया, और जो लाइटर मेटल है, जो अल्युमिनियम सिलिकॉन हो गया, वो ऊपर की ओर आया, जिससे क्रस्ट बना अपना। नीचे जानते हैं कोर है, और जो सीमा है वो आपका, ये आपका क्रस्ट है, ठीक है। अब पहला वाला में जो प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन हीलियम का होगा, वो सोलर विंड से बोला उड़ गया, ठीक है। अब जो लिक्विड कोर बना उससे अपना मैग्नेटोस्फेयर बना, और वो आगे आने वाला सोलर विंड से हम लोग को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। अब प्राइमरी एटमॉस्फेयर तो हट गया हम लोग का। अब जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ उससे आपका नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एटमॉस्फेयर में फैला। तो जो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर आपका वोल्केनिक इरप्शन सबसे बना, जो कि वाटर वेपर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब जो वाटर वेपर से क्या हुआ, पानी बरसा, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर बना। अब हाइड्रोस्फेयर में साइनो बैक्टीरिया बना। अब साइनो बैक्टीरिया ही ऑक्सीजन रिलीज किया तब। मतलब शुरुआत में आप समझिए तो गैस में ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। ऑक्सीजन बाद में आया विद क्रिएशन ऑफ हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। हाँ, ये चीज समझ में आ गया। वाटर का ओरिजिन बेसिकली क्या, भोजन बोल रहा है कि कोई कॉमेट टकरा गया। कोई जन बोल रहा है कि भाई हाँ, ये जो डिगेसिंग हुआ उसके वजह से बारिश हुआ। और सोलर विंड का मैकेनिज्म समझ में आ गया, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्फीयर को समझ रहे हैं कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एक साथ काम नहीं किया। मैग्नेटोस्फेयर भी जो है कि जो आगे आने वाला एटमॉस्फेयर को बताया। गाया हाइपोथेसिस प्रूव होता है कि एक सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है जिससे लाइफ इवॉल्व हुआ है, ऐसे नहीं कि खुद से हो गया, ठीक है। अर्थ का एवोल्यूशन का समय तो एंथ्रोपोसीन को समझना होगा कि स्लो एक्टिविटी हुआ है, ठीक है। तो आप उसको कुछ कुछ हार्ड स्पीड से काम कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, सोलर कनेक्शन समझ गए, ओशियन फॉर्मेशन समझ गए, ग्लेसिंग समझ गए, ठीक है। और डिफरेंशिएशन समझ गए, फोटोसिंथेसिस समझ गए, सोलर कनेक्शन, ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक साइकिल क्या है, द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन द अर्थ ऑर्बिट दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। जो चेंज हुआ, सबसे पहले इसेंट्रिसिटी चेंज हुआ सन के, ठीक है। टिल्ट चेंज हुआ, ठीक है। अर्थ wobbles on its axis like a spinning top। रीजन क्या है, ठीक है। एंगल ऑफ अर्थ टिल्ट हो रहा है, 23.5 डिग्री है, ठीक है। अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन फ्रॉम नियरली सर्कुलर टू इलिप्टिकल हुआ है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी, अर्थ का एसेंट्रिक होना, अर्थ का ऑर्बिट चेंज होना अराउंड सन, सर्कुलर मूव करता था अब एसेंट्रिक मूव करने लगा, ठीक है। और उसके बाद टिल्ट का बात है, प्रेसिजन का बात है। और मून कैसे बना, मून टाइटली लॉक्ड है। टाइटली लॉक होने का मतलब है कि मून अपना एक्सिस में जितना समय पे रोटेट करता है उसी समय में अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में भी घूम लेता है, इसलिए हम लोग हमेशा मून के एक ही साइड को देखते हैं, ठीक है। वेरी सेंटर क्या है, अर्थ एंड मून एक्चुअली ऑर्बिट ए कॉमन सेंटर ऑफ मास विच इज लोकेटेड इनसाइड दैट बट नॉट इन इट्स सेंटर। मून के बारे में समझे तो मून का भी भाई वही खेला है कि 4.4 बिलियन अर्थ के बनने के बाद ही मून बना है। लूनर एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है, उसको एक्सोस्फेयर है, ठीक है। मून का डिस्टेंस कितना है, 3,84,000 किलोमीटर है। ट्रिगरिंग ऑफ आइस एज, मिलंकोविच इम्पैक्ट, मिलंकोविच साइकिल है यार, ये सब जो इसेंट्रिसिटी में चेंज हुआ, ओब्लिक में चेंज हुआ, प्रिसिजन में चेंज हुआ, उसके वजह से ये मौसम चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। फार साइड और डार्क साइड क्या, तो डार्क साइड कुछ नहीं है। तो मून के सारे ही पार्ट में सनलाइट आता है, सिर्फ हम लोग एक पार्ट को देख पाते हैं, तो वो अपने लिए नियर साइड है, बाकी जो दूसरा साइड है वो फार साइड है, ठीक है। तो नियर साइड और फार साइड है मून का। हाँ, अब दूसरा चीज है कि मिलांकोविच साइकिल समझ गए, मिलेनिया में होता है, 23.5 डिग्री है। मून में बहुत सारे मिशन हो रहे हैं, आर्टेमिस अकॉर्ड है, चंद्रयान 3 जो लूनर को लेके आना चाह रहा है, हीलियम 3, ठीक है। वाटर आइस ये सब लेके आना खोज रहा है। क्लाइमेट सेंसिटिविटी को समझना होगा, ठीक है। मून्स का ग्रेविटी स्टेबलाइज अर्थ एक्सियल टिल्ट, विदाउट मून अर्थ वोबल वुड बी chaotic।
ठीक है, ये भी समझने वाला बात है कि जो अर्थ एक्सियल लिफ्ट टिल्ट कर सकता है, अर्थ के मून प्लस एनर्जी है, ठीक है। ये चलिए इसके साथ ही खत्म हुआ